वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पूर्ति की कीमत लोच क्या होती हैं इस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं। ये आपका क्लास 12 एनसीईआरटी का जो सिलेबस है व्यष्टि अर्थशास्त्र का, उसका लेसन नंबर 4 हम पढ़ रहे थे, पूर्ण प्रतिस्पर्धा में फर्म का सिद्धांत। इससे पहले हमने 6 वीडियो में इसका पहले वाला जो पार्ट है उसको कंप्लीट किया था। आज हमारा इस लेसन का ये अंतिम वीडियो है जिसमें हम पूर्ति की कीमत लोच क्या होती है और इसे किस तरीके से मापा जा सकता है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर हम पूर्ति की कीमत लोच की बात करें तो किसी भी वस्तु की पूर्ति, कोई भी उत्पादक वस्तु की जो पूर्ति करता है, वस्तु की जो मात्रा बेचना चाहता है, उससे बहुत सारे तत्व प्रभावित करते हैं। सबसे पहला जो तत्व वो है वस्तु की कीमत। वस्तु की कीमत अगर ज़्यादा होगी तो कोई भी उत्पादक क्या करेगा, वस्तु को ज़्यादा मात्रा में बेचना चाहेगा, उसकी पूर्ति क्या होती है, अधिक होती है। जब वस्तु की कीमत कम होती है तो वस्तु की पूर्ति क्या होगी, कम होगी, क्योंकि उत्पादक क्या करेगा, नीचे कीमत पर कम मात्रा बेचना चाहता है। तो वस्तु की जो पूर्ति होती है उससे बहुत सारे तत्व प्रभावित करते हैं। जैसे सरकार के द्वारा टैक्स लगाया जाता है तो टैक्स प्रभावित करता है, उत्पादन लागत प्रभावित करती है, उत्पादन के जो साधन होते हैं उनकी कीमत प्रभावित करती हैं, टेक्नोलॉजी जो प्रौद्योगिक ज्ञान होता है वो प्रभावित करता है। तो यहाँ पर हम केवल वस्तु की पूर्ति को जो प्रभावित करने वाला एक तत्व है, सबसे इंपॉर्टेंट तत्व कौन सा है, उस वस्तु की कीमत। वस्तु की कीमत और पूर्ति के बीच में किस प्रकार का संबंध होता है, धनात्मक संबंध होता है। अगर वस्तु की कीमत ज़्यादा होगी तो उस वस्तु की जो पूर्ति है वो भी क्या होती है, ज़्यादा होगी, और कीमत कम होने पर वस्तु की पूर्ति क्या होगी, कम। अब इसे हम एक तरह से क्या कहते हैं, पूर्ति का नियम कहते हैं। ठीक है, कीमत और पूर्ति के बीच में ये जो धनात्मक संबंध पाया जाता है, जो सीधा संबंध पाया जाता है, सीधा या धनात्मक संबंध का मतलब क्या हो गया, वस्तु की कीमत ज्यादा होने पर उस वस्तु की सप्लाई जो पूर्ति है वो क्या होगी, बढ़ेगी, और वस्तु की कीमत कम होने पर पूर्ति क्या होगी, कम हो जाएगी। लेकिन इससे हमको इस बात की जानकारी नहीं मिलती है कि कीमत में परिवर्तन होने से वस्तु की पूर्ति में कितना परिवर्तन होगा। वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से उस वस्तु की पूर्ति में जो परिवर्तन होगा, कितना परिवर्तन होगा, उसको मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, पूर्ति की कीमत लोच का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पूर्ति की कीमत लोच क्या बताती है, किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण उस वस्तु की बेची जाने वाली मात्रा, जिसे हम पूर्ति कह सकते हैं, तो कीमत में परिवर्तन होने से उस वस्तु की पूर्ति में कितना परिवर्तन होता है उसको मापने के लिए, उसका माप जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, पूर्ति की लोच कहते हैं। अब देखिए, इसको सरल शब्दों में अगर हम परिभाषित करना चाहें तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं, पूर्ति की कीमत लोच बराबर पूर्ति मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। इसको अगर हम एक परिभाषा के रूप में देखें तो क्या कहेंगे, किसी वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन होने से उस वस्तु की पूर्ति मात्रा में जो प्रतिशत परिवर्तन होता है उसे क्या कहा जाता है, पूर्ति की लोच कहा जाता है। क्लियर हो गया, पूर्ति की लोच का मतलब क्या हो गया, किसी वस्तु की कीमत में कितना परिवर्तन हुआ और कीमत में परिवर्तन से उस वस्तु की बेची जाने वाली मात्रा या पूर्ति में कितना परिवर्तन हुआ। प्रतिशत के रूप में अगर हम देखें तो किसी वस्तु की कीमत में जो प्रतिशत परिवर्तन हुआ है, 10%, 20%, 30%, कुछ भी हो सकता है, और कीमत में जो प्रतिशत परिवर्तन हुआ है उसकी तुलना में उस वस्तु की पूर्ति में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ है। जैसे कीमत में अगर 10% का परिवर्तन होता है तो उस वस्तु की पूर्ति में 10% से ज़्यादा परिवर्तन भी हो सकता है, 10% से कम परिवर्तन भी हो सकता है, 10% के बराबर भी परिवर्तन हो सकता है। कुल मिलाकर अगर हम निष्कर्ष रूप से कहें तो पूर्ति की जो कीमत लोच है वो एक तरह से क्या मापती है, किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से उस वस्तु की पूर्ति मात्रा में जो परिवर्तन होता है उसको मापा जाता है। अब देखिए, सूत्र के रूप में हमने जो लिखा है उसको अगर हम एक संकेत के रूप में अगर लिखना चाहें तो पूर्ति को अगर हम लिख दें क्वांटिटी क्यू। ठीक है, पूर्ति के लिए अगर हम क्या यूज कर लें, क्वांटिटी क्यू, और कीमत के लिए अगर हम यूज कर लें पी। तो पूर्ति मात्रा में अगर हमको प्रतिशत परिवर्तन निकालना है तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे पूर्ति में कितना परिवर्तन हुआ। तो परिवर्तन के लिए हम ये त्रिभुज जैसा जो साइन है इसको बनाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, डेल्टा।
डेल्टा क्यू लिख दिया, इसका मतलब क्या हो गया, पूर्ति में परिवर्तन। ठीक है, अपॉन पहले पूर्ति कितनी थी उसको हम लिखेंगे क्यू, और इसको अगर हम 100 से गुणा कर दें तो ये क्या बदल जाएगा, प्रतिशत के रूप में बदल जाएगा। इसको हम क्या कहेंगे, पूर्ति मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन। इसी तरीके से अगर हमें कीमत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना है तो कीमत में प्रतिशत परिवर्तन कैसे ज्ञात किया जाएगा, तो सबसे पहले कीमत में परिवर्तन कितना हुआ उसको हम क्या लिखेंगे, डेल्टा पी, अपॉन कीमत कितनी थी, परिवर्तन होने से पहले कीमत कितनी थी उसको हम क्या लिखेंगे, पी, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 100 से। तो इससे हमारे पास में क्या आ जाएगा, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन आ जाएगा। और इसको अगर हम आगे सोल्व कर लें तो संक्षेप रूप में हम इसको ऐसे ले सकते हैं, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू पी अपॉन डेल्टा पी, या ऐसा भी ले सकते हैं, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। ठीक है, ये पूर्ति की लोच को ज्ञात करने का सूत्र हो गया। ये जो डेल्टा क्यू लिखा हुआ हमने सबसे ऊपर, ये किसको दर्शा रहा है, पूर्ति मात्रा में परिवर्तन कितना हुआ। डेल्टा पी किसको दर्शा रहा है, कीमत में परिवर्तन कितना हुआ, इनटू पी का मतलब पहले वाली कीमत और क्यू का मतलब पहले वाली मात्रा। ठीक है, इसको आगे हम एक उदाहरण लेके समझेंगे, उस समय आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए हमारी बुक में जो उदाहरण दे रखा है इसमें हमारे पास में क्या दे रखा है कि मान लीजिए कि क्रिकेट गेंदों के लिए बाजार पूर्ण प्रतिस्पर्धा है। एक क्रिकेट गेंद की जो कीमत है वो कितनी है, 10 रुपए। ठीक है, क्रिकेट की गेंद जो है उसकी कीमत कितनी है, 10 रुपए है, और फर्मों के द्वारा कुल 200 क्रिकेट गेंदों का उत्पादन किया जाता है। सप्लाई कितनी है, 200 के बराबर है। ठीक है, फिर अगर कीमत बढ़कर 30 रुपए हो जाती है, 10 रुपए से बढ़ के कीमत कितनी हो जाए, 30 रुपए हो जाए, तो अब फर्मों के द्वारा जो उत्पादन किया जा रहा है वो कितना हो गया, 1000। ठीक है, ये हमारे पास में उदाहरण दे रखा है। जब वस्तु की कीमत 10 रुपए है, उसमें फर्में क्या करती हैं, क्रिकेट गेंद का कितना उत्पादन करती हैं, कितनी पूर्ति करती हैं, 200 गेंदों का। ठीक है, जब कीमत बढ़ के 30 रुपए हो जाती हैं तो पूर्ति कितनी हो जाती हैं, 1000 इकाई हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमको ज्ञात करना है पूर्ति की लोच कैसी होगी या पूर्ति की लोच क्या है, तो अभी जो मैंने आपको बताया था उस फॉर्मूले से हम इसको निकाल सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, देखिए, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। ठीक है, इस फॉर्मूले में वैल्यू रखिए। तो देखिए फॉर्मूले में अगर वैल्यू रखेंगे, डेल्टा क्यू कितना है, देखिए पहले मात्रा कितनी थी, 200 गेंदों का उत्पादन किया जा रहा था, और नई मात्रा कितनी है, 1000 है। तो परिवर्तन कितना हुआ, 1000 में से 200 को हम माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा, यहाँ पे 800। तो डेल्टा क्यू कितना है, 800 अपॉन डेल्टा पी, पुरानी कीमत कितनी है, 10 रुपए, और नई कीमत कितनी है, 30 रुपए। तो परिवर्तन कितना हुआ, 30 में से 10 को माइनस कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने 20 लिख दिया। फिर हमने कर दिया मल्टीप्लाई पी, फॉर्मूले में क्या है, पी का मतलब क्या है, पुरानी कीमत, पहले वाली कीमत कितनी है, 10 रुपए, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 10 रुपए, अपॉन फॉर्मूले में क्या है, डेल्टा क्यू, सॉरी केवल क्यू है, तो क्यू का मतलब क्या है, यहाँ पे पुराने वाली मात्रा। तो पुराने वाली जो मात्रा है वो कितनी हमारी, मतलब पहले उत्पादन कितना किया जा रहा था जब कीमत 10 रुपए थी, उसमें 200 गेंदों का उत्पादन किया जा रहा था। तो क्यू कितना है हमारा, 200। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 200। ठीक है, अब हम इसको सोल्व कर लेंगे। तो सोल्व करने के लिए इसको हमने 200 को इससे कैंसिल किया, कितना हो गया, ये 4 आ गया। फिर 0 से 0 को हमने कैंसिल कर दिया। अब ऊपर कितना बचा, 4, और 4/2 करने पर कितना आया, 2 आया। अब देखिए यहाँ पे हमारी जो पूर्ति की लोच है कितनी आ गई, 2 आ गई। 2 को हम क्या कहेंगे कि जो पूर्ति की लोच है वो क्या है, इकाई से अधिक है। ठीक है, इसको हम ऐसे ले सकते हैं, पूर्ति की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, यहाँ पे हमारी पूर्ति की लोच का जो आंसर आया है वो 1 से ज्यादा आ गया है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, पूर्ति की लोच कैसी है, अत्यधिक लोचदार है, इकाई से अधिक है। अब देखिए बुक में जो सोल्व कर रखा है उसको हम देख लेते हैं। तो देखिए बुक में जो सोल्व कर रखा है उसके लिए क्या कर रखा है, सबसे पहले पूर्ति मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन कैसे हुआ है वो ज्ञात किया गया है। ठीक है, जो मैंने आपको फॉर्मूला समझाया था, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100।
तो पूर्ति मात्रा में परिवर्तन डेल्टा क्यू हम कैसे निकालेंगे? क्रिकेट गेंदों का उत्पादन पहले हो रहा था 200 और फिर बढ़ के कितना हो गया 1000, तो 1000 में से हम 200 को माइनस कर देंगे, फिर अपॉन पहले कितना उत्पादन हो रहा था 200 का हम भाग दे देंगे और उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पूर्ति मात्रा में जो प्रतिशत परिवर्तन है वो हमारे पास में कितना आ गया 400 आ गया। इसी तरीके से हम कीमत में प्रतिशत परिवर्तन निकाल लेंगे, तो वस्तु की जो कीमत थी क्रिकेट गेंद की कीमत पहले कितनी थी 10 रुपए और फिर बढ़ के कितनी हो गई है 30 रुपए, तो यहाँ पे हो जाएगा 30 माइनस 10 अपॉन 10 और मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको 100 से, तो इसको सोल्व करने पर हमारे पास में कितना आया 200 आया। अब देखिए सूत्र क्या था हमारा, पूर्ति की लोच बराबर पूर्ति मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, ठीक है, पूर्ति मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। तो देखिए पूर्ति मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन कितना आया था, अभी हमने सोल्व किया, उसमें 400 आया था, और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन कितना आया था 200 आया था, ठीक है। तो 400 में 200 का भाग देने पे कितना आएगा 2 आएगा। तो सबसे सिंपल जो मैंने आपको बताया था, इससे पहले वाला जो तरीका बताया वो आपके लिए इजी रहेगा, आप उसी तरीके से इसको समझिए। तो यहाँ पे देखिए पूर्ति की लोच कितनी आ गई है 2, इसका मतलब क्या हो गया कि जो पूर्ति है वो कैसी है, इकाई से अधिक लोचदार हम कह सकते हैं। तो अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जो पूर्ति है और वस्तु की कीमत है, दोनों के बीच में किस प्रकार का संबंध है, धनात्मक संबंध है। इसलिए हमारा जो पूर्ति वक्र बनता है वो कैसा बनता है, सकारात्मक धनात्मक ढाल का बनता है। पूर्ति वक्र जो हमारा बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, इस तरीके के ढाल का बनता है, ठीक है, जो क्या दर्शाता है, वस्तु की कीमत में वृद्धि होने के साथ साथ में जब वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसके साथ साथ में क्या होता है, उस वस्तु की जो पूर्ति है वो भी क्या होगी, बढ़ेगी। इसलिए पूर्ति की जो लोच होती है वो कैसी होती है, धनात्मक होती है, सकारात्मक होती है, ठीक है। कीमत बढ़ने के साथ साथ में पूर्ति की लोच क्या होगी, पूर्ति जो है वो क्या होती है, बढ़ती है। दोनों के बीच में धनात्मक संबंध है और साथ ही साथ पूर्ति की जो लोच है वो इकाइयों से स्वतंत्र होती है। इसका मतलब क्या हो गया कि पूर्ति की लोच को हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे अभी लिखा था हमने कि 400 में हमने 200 का भाग दिया था, कितना आ गया था 2, तो केवल 2 हम क्या कहेंगे, जो लोचदार है या बेलोचदार उसको हम दर्शाएंगे। मतलब ये 2 आपके सामने केवल एक संख्या है, ठीक है, इसके साथ में कोई आगे इकाई जुड़ी नहीं है। मतलब ये ऐसा नहीं कि 2 किलोग्राम है, 2 क्विंटल, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इसको हम केवल कैसे प्रदर्शित करते हैं कि जैसे 2 आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, लोच कैसी है, इकाई से अधिक। अगर माना कि लोच आ गई है 0.5, इसका मतलब क्या हो गया, लोच कैसी है, इकाई से कम लोचदार है। अगर हमारी जो इलास्टिसिटी है, लोच है, वो 1 के बराबर आ गई, जिसको हम क्या कहेंगे, पूर्ति की लोच कैसी है, लोचदार है। अब देखिए अभी जो हमने पढ़ा इसको एक तरह से हम क्या कह सकते हैं, प्रतिशत विधि कह सकते हैं, ठीक है। अभी जो हमने पढ़ा है वो एक तरह से क्या है, प्रतिशत विधि है। पूर्ति की लोच को प्रतिशत विधि के आधार पर कैसे मापा जाता है, तो पूर्ति की लोच बराबर हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, पूर्ति मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, ठीक है। पूर्ति मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। परिभाषा के रूप में क्या हो जाएगा, किसी वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन होने से उस वस्तु की पूर्ति में जो प्रतिशत परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, पूर्ति की लोच कहते हैं। अब देखिए पूर्ति की लोच को मापने की एक ज्यामितीय विधि है, बिल्कुल सिंपल सी है। ज्यामितीय विधि में एक तरह से हम कैसे मापेंगे कि जो हमारा पूर्ति वक्र है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, वो कहाँ से शुरू हो रहा है। जैसे देखिए हमारा जो डायग्राम हम बनाते हैं ये हमारा होता है OX अक्ष, ठीक है, जहां पर हम क्या लेते हैं, वस्तु की पूर्ति की जाने वाली मात्रा को लेते हैं, और ये वाला जो भाग है उसको हम कहते हैं OY अक्ष, जहां पर हम क्या लेते हैं, वस्तु की कीमत लेते हैं। अब देखिए पूर्ति वक्र का जो उद्गम बिंदु है, पूर्ति वक्र हमारा स्टार्ट कहां से हो रहा है उसके आधार पर हम क्या देखेंगे, ज्यामितीय विधि का मतलब क्या हो गया कि पूर्ति वक्र जो है उसका मूल बिंदु क्या है, ओरिजिन, मतलब कि पूर्ति वक्र कहां से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अगर पूर्ति वक्र हमारा इस OY अक्ष की तरफ से प्रारंभ होता है, जैसे कि ये प्रारंभ अगर इस तरीके से हो रहा है, तो इसका मतलब पूर्ति की जो लोच है वो कैसी होगी, इकाई से अधिक होगी, ठीक है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है
कि अगर हमारा पूर्ति वक्र इस ओ वाई अक्ष से अगर प्रारंभ हो रहा है, ओ वाई अक्ष में कहीं से भी प्रारंभ हो सकता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, पूर्ति की लोच कहाँ कितनी होगी, वहां पे इकाई से अधिक होगी। ठीक है, जैसा कि हमारा जो फर्स्ट डायग्राम, इसको देखिए, ये हमारा ओ एक्स अक्ष है और ये हमारा ओ वाई अक्ष है। यहाँ पे पूर्ति वक्र कहाँ से प्रारंभ हो रहा है, इस ओ वाई अक्ष से प्रारंभ हो रहा है, जैसे कि यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। तो जब पूर्ति वक्र हमारा ओ वाई अक्ष को काटता हुआ है या वहां से प्रारंभ हो रहा है ओ वाई अक्ष के किसी भी भाग से, तो इस स्थिति में पूर्ति की लोच क्या होगी, इकाई से अधिक होगी। दूसरी बात कि यदि हमारा जो पूर्ति वक्र है वो मूल बिंदु से प्रारंभ होता है, ठीक है, मूल बिंदु हमारा जैसे ये हो गया है, ठीक है, इस जीरो से अगर प्रारंभ होता है मूल बिंदु से, तो इसका मतलब जो पूर्ति की लोच है वो क्या होगी, इकाई के बराबर होगी। ठीक है, पूर्ति की लोच इकाई के बराबर कब होती है, जब पूर्ति वक्र कहाँ से प्रारंभ होता है, मूल बिंदु से। ठीक है, ये हमारा ओ वाई अक्ष है और ये हमारा ओ एक्स अक्ष है। ओ वाई अक्ष से अगर प्रारंभ होती हैं तो उसको हमने क्या कहा था, इकाई से अधिक है। लेकिन ये जो हमारा मूल बिंदु है, अगर यहां से पूर्ति वक्र प्रारंभ होता है तो इस स्थिति में पूर्ति की लोच कितनी होगी, इकाई के बराबर होगी। ठीक है, इकाई लोचदार हम कह सकते हैं। तीसरा, यदि हमारा पूर्ति वक्र इस ओ एक्स अक्ष से प्रारंभ होता है, ठीक है, ये हमारा ओ एक्स अक्ष है, तो ओ एक्स अक्ष से अगर प्रारंभ होता है, जैसे कि देखिए यहां से प्रारंभ हो रहा है ये वाला, ठीक है, इधर से अगर प्रारंभ होगा तो इस स्थिति में हम क्या कहेंगे, पूर्ति की जो लोच है वो क्या है, इकाई से कम। ठीक है, इकाई से कम का मतलब क्या हो गया कि कीमत में जो प्रतिशत परिवर्तन हुआ है उसकी तुलना में वस्तु की पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन कम हुआ है। ठीक है, यहां पे हमने पढ़ा था इकाई लोचदार, इसका मतलब क्या हो गया, जिस अनुपात में कीमत में परिवर्तन हुआ उतना ही परिवर्तन पूर्ति में होता है। और इकाई से अधिक का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे कि जिस अनुपात में कीमत में परिवर्तन होता है पूर्ति में परिवर्तन उससे अधिक अनुपात में होता है। जैसे अगर मैं कहूं एक उदाहरण कि वस्तु की कीमत में अगर 10% का परिवर्तन हो, 10% बढ़ जाए, और इससे वस्तु की जो पूर्ति है वो भी बढ़ेगी, लेकिन कितनी बढ़ जाए, माना कि इसी के बराबर 10% ही। जितना परिवर्तन कीमत में हो उतना ही परिवर्तन अगर पूर्ति में होता है। ठीक है, कीमत में परिवर्तन कितना है, माना कि 10%, और पूर्ति में परिवर्तन कितना है, 10% का। तो ये किसको दर्शाएगा, इकाई लोचदार को। ठीक है, बीच वाला जो डायग्राम हमने बना रखा है E = 1, ये पूर्ति की लोच होगी। यहाँ पे अगर जो हमारा कीमत है उसमें 10% का परिवर्तन हो जाए और वस्तु की जो पूर्ति है, सप्लाई है, उसमें 10% से ज्यादा परिवर्तन हो जाए, माना कि 20% का परिवर्तन हो जाए, 30% का परिवर्तन हो जाए, तो कीमत की तुलना में अगर पूर्ति में ज्यादा परिवर्तन होगा तो इसको हम क्या कहेंगे, पूर्ति की लोच कैसी है, इकाई से अधिक है। तीसरी बात कि अगर कीमत में 10% का परिवर्तन हो और इससे वस्तु की पूर्ति में कम परिवर्तन हो, माना कि 10 से कम का मतलब 8 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो कीमत की तुलना में अगर पूर्ति में कम परिवर्तन होगा, कम अनुपात में परिवर्तन होगा, तो हम क्या कहेंगे, पूर्ति की लोच क्या है, इकाई से कम है। ठीक है, जो हमने अंतिम डायग्राम में बना रखी है। तो ज्यामितीय विधि एक तरह से क्या करती है, पूर्ति की लोच को मापने के लिए हम क्या करते हैं, पूर्ति वक्र हमारा उद्गम बिंदु कहाँ है, अगर मूल बिंदु यहां से प्रारंभ होता है तो पूर्ति की लोच क्या होगी, इकाई के बराबर होगी। इस ओ एक्स अक्ष से कहीं से भी अगर प्रारंभ हो रहा है, जैसे कि इधर से प्रारंभ हो गया, तो पूर्ति की लोच क्या होगी, इकाई से कम। और हमारा पूर्ति वक्र अगर ओ वाई अक्ष से प्रारंभ होता है तो यहाँ पे पूर्ति की लोच जो है वो कैसी होगी, इकाई से अधिक होगी। तो ये जो हमारा चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आपको यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन कर रखा है ये वाला।